प्रधानमंत्री पर कल जो है मुकेश सहनी प्रधानमंत्री मुकेश सहनी जो है अपने प्रधानमंत्री को पिछड़ा बताया है। अब शब्द कहा है, ये कैसा शब्द बोले हैं कि देश के चौथे स्तंभ भी उन शब्दों को पेपर में लिखना उचित नहीं समझे। कितना घृणित। लेकिन इस व्यक्ति को पता नहीं है, ये कभी बोले थे कि आरजेडी हमारे पीठ में खंजर मारने का काम किया, और मैं कहता हूं कि ये व्यक्ति राजनीति में जिसने जन्म दिया उसके भी पीठ में खंजर मारा। और जिस भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहतर पहचान दिया 11 टिकट दे करके, उसको भी पीठ में खंजर मारा। इसने कहा कि सरकार से भी हमको खतरा है हमारे जान पर, हमको आपका सुरक्षा चाहिए। वो सुरक्षा देने का भी काम हमारी पार्टी हमारी सरकार ने किया कि भाई निषाद का लीडर है, ये समाज को सुरक्षा चाहिए, इनके लीडर को वो देने का काम किया हर जगह। लेकिन ये जिस निषाद के नाम पर आए उस निषाद को कुछ भी रिटर्निंग दिए क्या? कहीं भी। जब ये इनको 3 टिकट मिला था लोकसभा का, उस 3 में एक भी टिकट निषादों को दिया क्या? 11 टिकट मिला उस समय दिए क्या? फिर कुढ़नी चुनाव हो, बोछा चुनाव हो, उपचुनाव में ये अवसर देते निषादों को, वो दिए क्या? अभी 3 टिकट मिला, 3 में एक भी दिए क्या? कहीं पर जिनके नाम पर ये आए किन्हीं निषाद को ये अवसर नहीं दिए, तो अब वो निषाद इसको अपना क्यों माने? लेकिन मंत्री जी अब शब्द कहा है प्रधानमंत्री जी को, तो आप यही तो समझिए। आज इनके अब शब्द कहे जाने पर बिहार के तमाम निषाद समाज, हमारे मछुआ समाज बहुत शर्मिंदित है, मर्माहत है। ऐसे प्रधानमंत्री जिसे दुनिया लोहा मानते हैं, शेर दिल इंसान समझते हैं। अरे 370 के बारे में लोग बोलते थे कि जो छुएगा जलेगा, खून की नदियां बहेगी, मच्छर भी ना मरा, और 370 हटा। आज उस 370 हटने के कारण वहां के पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित समाज को आज सारा आरक्षण का लाभ उसे मिल रहा है। और इस व्यक्ति को पता नहीं है, जिस आका के कहने पर ये कुछ बोलते हैं, ये पूरे अपने समाज को पूरे समाज को ये नीचे का मार्ग दिखा रहा है, इनको रसातल में भेजने का ये काम कर रहा है। कर्नाटक में तो अति पिछड़ा में अधिकांश निषाद समाज है, और वहाँ अति पिछड़ा निषाद का हक काट करके, आरक्षण काट करके एक खास समुदाय को दिया जा रहा है। अपने आका को क्यों नहीं कहते हैं कि वहाँ बोले, आवाज उठावे? ये नहीं कह रहे हैं, और यहाँ बोल रहे हैं उस पर जिस पर आज भारत में रह रहे हैं, केवल हिंदुस्तानी को नहीं, दुनिया के कोने कोने में रह रहे तमाम हिंदुस्तानी को आज गौरव है जिस प्रधानमंत्री पर। सुरक्षा भी हटा ली गई है मुकेश सहनी की, क्या कुछ कहेंगे? क्या किया जाना चाहिए आपके नजर में? जो व्यक्ति इतना खुदगर्ज हो, अपने कुर्सी के कारण अपने राजनीति गुरु को भी पीठ में खंजर मारता हो, अपने प्रधानमंत्री गृह मंत्री को जो देश के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं उनके भी पीठ में खंजर मारता हो, अपने समाज के भी पीठ में खंजर मारता हो, तो उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, दलित और पिछड़ों को वंचित नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री को जानकारी का अभाव है। अभी कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया, लेकिन उन्हीं के विचारों को वो विरोध कर रहे हैं। जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे तो जितने भी सामाजिक तौर पे पिछड़ी जातियां थी, चाहे किसी भी धर्म के हों, सबको पहली बार आरक्षण मिला था। इसमें तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से पूछो ना कि वो इस पे क्या कहते हैं। कर्पूरी जी के निर्णय को गलत ठहराना क्या उचित है क्या? तो पहली बार उसी टाइम मिला था। चाहे किसी भी धर्म में जो सामाजिक तौर पे जो पिछड़ी जातियां थी, और मंडल कमीशन में भी 84 से 85 ऐसी पिछड़ी
जातियां जो है उनको जो है मिला था, सिफारिश हुई थी। विजेंद्र यादव कह किया है तो 10 साल क्या आप लोग ताली बजा रहे थे? देखिए वैसे ही लोग हैं उस तरफ, उनके पास न शब्द है बोलने के लिए, न कोई उस तरह की ट्रेनिंग है, तो जो शब्द मन में आ जाता है लोग बोल देते हैं। लेकिन तथ्यों के आधार पर कोई आलोचना की जाए तो मुनासिब है, लेकिन बिना मतलब कुछ भी बोल करके अगर भारत के गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, अब इस तरह की बात कोई बोले, ऐसी टिप्पणी करे तो यह तो ओछी हरकत है ना। जो कुछ भी अमित शाह जी ने कहा है उनकी बातों की आलोचना करनी है तो तथ्य के आधार पर कीजिए ना। सर उसके बाद तुरंत उनका वाइफ प्लस जो सुरक्षा है गृह मंत्रालय के बयान के बाद बता दिया गया। अब इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी हम लेंगे तो हम बता पाएंगे, लेकिन इस तरह की हरकत विपक्ष की ओर से हो रहा है यह ठीक नहीं। एनडीए को नुकसान हो सकता है? नहीं, नुकसान नहीं होगा। एनडीए को नुकसान तब होता है जब अफवाह पर ध्यान हम लोग नहीं देते। अफवाह तो कोई आज के चुनाव में नहीं, हम लोग शुरू से देख रहे हैं, जब से हम चुनाव देख रहे हैं। चुनाव में तो अफवाह एक अस्त्र के रूप में लोग इस्तेमाल करते ही हैं। क्षेत्र के इस तरफ के लोग जाकर उस तरफ कह देंगे कि वहाँ लोग बिगड़ गया, उधर से जाकर लोग उधर कह देंगे कि वहाँ लोग बिगड़ गया। तो इस तरह से अफवाह फैलाने का काम तो लोग करते ही हैं, लेकिन अफवाह फैलाने वाले तब सफल होते हैं जब दूसरा पक्ष उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देता है। उन अफवाहों पर ध्यान हम लोग भी दे रहे हैं और हर मोर्चे पर हमारे लोग, हम सब सजग हैं, इसलिए ऐसी कोई हरकत करने में जो लोग भी हैं सफल नहीं होने वाले। देखिए, मैं इतना ही जहानाबाद के लोगों से निवेदन करूंगा कि यहाँ से चुनाव हारे भी हैं और जीते भी हैं। हमने हमेशा वादा किया है कि हमारे कर्मों से कभी आपका सर नहीं झुकेगा। ये आज भी वादा कर रहे हैं कि हम सड़क पर हों या संसद में हों, आपकी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ेंगे। आज हमीदनगर परियोजना हमने टेकअप किया था, पहली बार जब जीत के आए, बराज बन गया है, नहर बनने नहीं दे रही है सरकार। ऐसा दुनिया में कोई अजूबा सरकार होगी कि अपने ही राज्य के कार्यों में बाधा पैदा करे। केंद्र से पैसा ला कर बराज पुल से पानी निकलता है और 10 दिन के बाद फिर पुल में गिरता है। सैकड़ों ये इस तरह का जो गैर विकास विरोधी जो कार्य है, चरित्र का जहाँ तक सवाल है, तो सारा समाज आज जो प्रेरणा लेता है सरकार से, राजनीति करने वाले लोगों से, तो इतने घोटालेबाजों को इन्होंने जगह दे दिया है। मैं यहाँ के कैंडिडेट पर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि यह एम्बुलेंस घोटाला है। मैं बार बार इसको उठाता रहा हूँ कि यहाँ से गरीब लोगों को जो अस्पताल से जाते हैं एम्बुलेंस से, उनको बेच दिया जाता है। जो बाईपास में है, मेरे पास उदाहरण है। मैंने जिला प्रशासन को भी कहा, कितने लोगों को इन लुटेरों के चंगुल से बचाया है, कितने लोगों को ऑक्सीजन फॉल्स लगाया रहता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता जब पड़ती है, दम तोड़ देता है मरीज। तो ये कफन के लुटेरे नहीं हैं, जीवन के लुटेरे हैं। ऐसे लोगों से मुक्ति पाने के लिए हमने संघर्ष नाद किया और पहले भी लड़ाई लड़ते रहे। हम चुप नहीं होंगे, हमको घेरा जाता है। सभी ऐसे लुटेरे, दारू वाले, बालू वाले जितने हैं, एम्बुलेंस के घोटाले वाले, ये सब घेरते हैं यहाँ से ऊपर तक। लेकिन मैं लड़ता हूँ और इस बार तो मैं शुक्रगुजार हूँ। जहानाबाद का गंभीर संकट में था और इसमें उन्होंने जो बल दिया है, जो प्रेम दिखलाया है, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके रिकॉर्ड मतों से मैं यहाँ से जीता। सर एलजेपी के आप महत्वपूर्ण सदस्य हैं, किन कारणों से पार्टी को छोड़ना पड़ा? ये सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जिस दिन ज्वाइन किए थे तो हमारे अलावे पूरा एलजेपी नतमस्तक था। लोग वहाँ गुलदस्ता लेके जा रहे थे। मैंने कहा कि बिहार विधानमंडल में जो हमारे मुखिया नीतीश कुमार ने बोला
वह मेरे लिए सन का विषय है, मैं गुलदस्ता नहीं दे सकता। तो फिर कोई लड़ने वाला कोई बातें नहीं रही। तो हमने कहा घेरा जाता है, चिराग पासवान झुक गए, टूट गए, और इनको क्या नहीं कहा गया, इनके लिए क्या नहीं हुआ। उस विपत्ति में अरुण कुमार चट्टान की तरह खड़ा रहा, और जब मेरी बात आई तो सब लोग, हम तो जानते थे कि नीतीश कुमार जब इस अलायंस में आएंगे पहली हत्या हमारी होगी, लेकिन जहानाबाद के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने दो हाथ लिया और कहा कि आइए, और नीतीश कुमार को जवाब हम दें। तो हम जाति और धर्म से ऊपर उठ करके लोगों ने मेरा अभिवादन किया है, ताकत देने का काम किया है। हम और दुगनी ताकत से ऐसे अराजक तत्वों से लड़ने का काम करें। इस बार फिर अगर जनता मौका देती है तो क्या होगा? जो हमारा करपी पुरथा जहानाबाद का सिंचाई योजना जिसका बराज बन करके तैयार है और नीतीश कुमार बनने नहीं दे रहे हैं, कोर्ट में वो मामला लंबित है, मैं उसको क्रियान्वित कराऊंगा। उदेर आस्थान मेरे कालखंड में हुआ, जॉर्ज फर्नांडिस और अर्जुन चरण सेट्टी ने वो फंड उपलब्ध कराया था। उदेर आस्थान बियर से बराज बन गया, लेकिन उसको मोड़ दिया गया नालंदा की। यहाँ पानी फल्गु में पीने का नहीं हो रहा है, ये गंगा का पानी पिला रहे हैं। फल्गु से पवित्र पानी किसी नदी का नहीं है, वहाँ सल्फर है और गंगा के पानी में आर्सेनिक है। तो ये जहर पिला रहे हैं। हम हमारे पुरखे अमृत की जो धारा थी अंतर सलीला फल्गु को और जीवंत बनाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अब लड़ाई शिव और राम की हो गई है, हम शिव हैं और शिव से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। भाई कैसे ये लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में, और उसके बाद आरोप हम लोगों पर लगाए जाते हैं। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए ये लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग जब भगवान श्री राम की बात करते हैं, ये मैनिफेस्टो का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का रहा है, जिसको कभी कांग्रेस या इनके सहयोगियों ने पूरा नहीं होने दिया। 500 साल से ज़्यादा तक भगवान श्री राम रामलला उस टेंट के नीचे रहे, तब ना इनकी भावनाएं आहत हुई, ना इनकी संवेदना उस प्रति जागी। पर आज जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को पूरा किया, एनडीए ने जब अपनी बातों को पूरा किया, तो आज इनको शिव भी याद आ रहे हैं। पर उस वक्त उनको शिव याद नहीं आते जब उनकी आधी अर्धांगिनी, जब शक्ति के बारे में, उनके विनाश की बात जब उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता करते हैं। हकीकत है चुनाव के वक्त सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को आहत करने के लिए कांग्रेस, उनके घटक दल के नेता इस तरीके की बातें करते हैं। आज जब वो शिव को इतना याद कर रहे हैं तो उनको राहुल गांधी जी का वो बयान भी याद आना चाहिए, जहाँ पे वो शक्ति के विनाश की वो बात करते हैं। ऐसे में इन्हीं विरोधाभास में जो इंडिया अलायंस अटका हुआ है, यही कारण है कि 14 से कम समर्थन 19 में मिला, और इस बार कांग्रेस ऐतिहासिक ऑल टाइम लो पर इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन प्रधानमंत्री जी को लेकर इससे ज़्यादा घृणित, निंदनीय, अशोभनीय और कुछ नहीं हो सकता। जिस तरीके से भाषा की सारी मर्यादा को तार तार कर दिया गया, और मैं बिहार की जनता से भी अपील करूंगा, और बल्कि मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा जो संभवतः कम संख्या में ही सही पर आज की तारीख में जो इंडिया अलायंस का समर्थन कर रहे हैं, मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसी भाषा का आप लोग समर्थन कीजिएगा? मेरे प्रधानमंत्री से लाख बैर सही, पर क्या कोई भी सभ्य समाज में ऐसी भाषा का स्थान है? क्या आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए
आप इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आपका विरोध किसी से भी हो, भारतीय भाषाओं में उसके शब्दकोश में ऐसे शब्द हैं कि आप कड़ी से कड़ी निंदा मर्यादित शब्दों में रहकर आप कर सकते हैं। हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का पहचान है हमारे प्रधानमंत्री। आपका उनसे मतभेद वैचारिक हो सकता है, पर इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी करना क्या आपको शोभा देता है? आज की तारीख में हम लोग 21वीं सदी में हैं, पढ़े लिखे समाज की हम लोग कल्पना करते हैं। ऐसे में जब ऐसे लोग जिनको कोई ना कोई अपना आदर्श मानता होगा, किस तरीके की एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं, किस तरीके का उदाहरण आप देना चाह रहे हैं। मैं बिहार की जनता से आग्रह करूंगा कि देखें और देखकर निर्णय लें। एक तरफ राजद है जो परिवार की मां बहनों को गाली देने का काम करते हैं, दूसरी तरफ उनके सहयोगी हैं जो प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सभ्य समाज में ऐसे शब्दों की कहीं कोई स्थान नहीं है, और कल को अगर ऐसे लोग आ गए तो फिर उसके बाद आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार दिए जाएंगे, ये इनके नेताओं की भाषा से ही पता चलता है। भाषण बजा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र एरा का अंत हो गया और आप लोग चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मोदी का अंत हो गया, एनडीए चुनाव। सुनिए ना, 2014 का भी बाइट निकाल लीजिए, यही बोले थे। 2019 का भी बाइट निकाल लीजिए, यही बोल रहे थे। अंत किसका हो रहा है ये तो ये देख ही रहे हैं ना। 2014 में जो प्रदर्शन था, एक सीट तो जीत नहीं पाए। 2019 में खाता पुनः नहीं खोल पाएंगे, और 2020 भी इनको भूलना नहीं चाहिए। 2020 में अगर हम लोग अलग होकर चुनाव नहीं लड़ते तो आज जो इनको घमंड है ना बड़ी पार्टी का, दहाई का आंकड़ा ये लोग पार नहीं करते।